Hello everyone, welcome to Sleepy Classes IAS. I am Sonpriya, your history faculty. और आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज स्टार्टिंग विद क्लास 6. ग्रेजुअली हम क्लास 7, क्लास 8 एंड सो ऑन को भी कवर करेंगे. क्लास 6 के सोशल साइंस की बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जिसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 दे डील विद द हिस्ट्री पोर्शन. तो पहले हम इन्हें कवर करेंगे स्टार्टिंग विद चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री टुडे. ना हम डिटेल्स में जाएं उससे पहले ज़रूरी है कुछ और बातें करना. जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, स्पेशली क्लास 6 की. तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दी एनसीईआरटी फॉर्म दी फंडामेंटल टेक्स्ट बुक एज फार एज दी यूपीएससी सिविल सर्विसेज और फॉर दैट मैटर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न्ड. यहीं से आप सब्जेक्ट के साथ में फेमिलियर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं. एंड ग्रेजुअली हम हर ग्रेड के साथ में क्लास 7, क्लास 8 एंड देन सो ऑन यहाँ पे एडवांस लेवल की तरफ मूव करते हैं. फिर हम रेफरेंस बुक से एड ऑन करते हैं ताकि हम यूपीएससी लेवल पे पहुंच पाएं, जिस लेवल का प्रिपरेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए चाहिए होता है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का. एंड आप देखेंगे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, यहाँ पर एनसीईआरटीज़ का काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, आपको इसको मिस नहीं करना है. आपने देखा होगा टॉपर्स भी अक्सर रिकमेंड करते हैं डू नॉट स्किप दी एनसीईआरटीज़, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि एनसीईआरटी से वर्बेटिम क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं. तो इसीलिए हम एनसीईआरटीज़ को यहाँ कवर करेंगे स्टार्टिंग विद द बेसिक दैट इज ग्रेड 6 एंड देन वी विल मूव टू द अदर ग्रेड्स. नाउ दिस पर्टिकुलर सीरीज इज एम्ड एट द बिगिनर्स जो 2027 में, 2028 में या उसके बाद इस एग्जाम को लिखने वाले हैं, जिन्होंने अभी या तो हिस्ट्री को पढ़ना शुरू नहीं किया है, शुरू किया है बट ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए. तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक रखेंगे, सिंपल रखेंगे एंड एकदम ल्यूसिड है ना, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में हम टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करें, फंडामेंटल्स जो हैं वे आपके स्ट्रॉन्ग हों. सेशंस बाइलिंगुअल होंगे, कंटेंट इंग्लिश में होगा. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली योर प्रेरोगेटिव वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद इट या आप यहीं पे ड्रॉप करना चाहते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टार्ट करें उससे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो आता है व्हाट इज हिस्ट्री. अब आप में से कई लोग कहेंगे दिस इज बेसिकली दी स्टडी ऑफ दी पास्ट. सेकेंड क्वेश्चन आता है हाउ फार इन द पास्ट, क्योंकि अगर हम अर्थ की हिस्ट्री की बात करें तो ये तो बहुत पुरानी है. द अर्थ ओरिजिनेटेड एज अ प्लैनेट अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. तो क्या यहां से हम शुरू करेंगे? द आंसर इज नो. सो बेसिकली हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन इज स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट. सो अर्थ पे मॉडर्न मैन होमोसेपियंस के अपीयरेंस के साथ में हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन जो है उसका डोमेन शुरू होता है, होमोसेपियंस. एंड हम प्रेजेंट तक के जो इवेंट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेस करते हैं. दिस इज बेसिकली व्हाट कल्चरल इवोल्यूशन है ना, कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मेन एंड दी ह्यूमन सोसाइटी. अब क्वेश्चन आता है क्योंकि सो होमोसेपियंस व्हेन दे अपीयर्ड ऑन द अर्थ, कहा जाता है कि अर्थ की हिस्ट्री को अगर आप एक दिन में कंप्रेस करें, कंप्राइजिंग ऑफ 24 आवर्स, दैन दी मॉडर्न मेन दी होमोसेपियंस मेड अपीयरेंस ओनली टूवर्ड्स द लास्ट 3 seconds टू द मिडनाइट. इतना कम हमारा यहाँ पर प्रेजेंस है. लेकिन अगर आप इसे एग्जैक्ट ईयर्स में देखें, सो द मॉडर्न मैन और द होमोसेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3 lakh years ago from present. सो हम यहाँ पे ये जो 3 लाख साल हैं इनकी हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं. अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है, इतना घबराइए मत. इन 3 लाख साल में भी 2,88,000 ईयर्स जो हैं वी स्पेंट एज हंटर गैदरर है ना, हंटर गैदरर, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर आवर सर्वाइवल. इसीलिए सही मायने में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो पिछले 12,000 साल हैं उनकी हिस्ट्री को ही पढ़ना होता है. नाउ हमने देखा हिस्ट्री इज बेसिकली व्हाट, हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन डील्स विद द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट. नाउ यहाँ पर कुछ और एडजेक्टिव्स ऐड कर लीजिए. इन अ सिस्टमैटिक and
लॉजिकल मैनर, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर। तो यहाँ पर हम हेपेसेट तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, हम चीज़ों को क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना, सीक्वेंस में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इवेंट्स को कवर करते हैं डिफरेंट पीरियड्स एंड एराज में। हम यहाँ पे इंटरलिंकेजेस जो हैं वे डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। हम यहाँ पे जो कल्चरल एवोल्यूशन है, जो चेंजेस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको ट्रेस करते हैं और फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट पे किस तरीके से पहुंचे उसको डिकोड करते हैं। सो इट इज बेसिकली क्वाइट लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से दी अर्थ ओरिजिनेटेड एज अ प्लैनेट अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एंड मॉडर्न मेन और दी होमो सेपियंस मेड अपीयरेंस ओनली अराउंड 3 लाख ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट। और हमारा कंसर्न जो है वो यही पीरियड है। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन में इस पर्टिकुलर पीरियड से डील करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टाइम स्केल पर भी इसको देख सकते हैं। सो वी आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट ओनली दिस पीरियड। नाउ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हिस्टोरियंस जो हैं दे डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, है ना। यहाँ पर इनको हेल्प करते हैं अदर डिसिप्लिन से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वे, जैसे कि जियोलॉजिस्ट। आप देखिए जियोलॉजिस्ट जो हैं दे स्टडी द रॉक्स, द लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड दे टेल अस व्हेन, अगर कुछ हुआ तो वो कब हुआ। देन देयर आर पैलियोंटोलॉजिस्ट हु आर एक्सपर्ट्स इन द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स। तो ये हमें बताते हैं कि व्हाट ऑल एग्जिस्टेड एट दैट पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम। देन आप यहाँ पे देखेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। सो जियोलॉजिस्ट दे स्टडी द रॉक्स एंड द अर्थ लेयर्स, है ना, और हमें ये बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर इवेंट जो है वो कब हुआ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे फॉसिल एक्सपर्ट्स हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट, ये हमें बताते हैं कि व्हाट ऑल एग्जिस्टेड, कौन कौन से प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे, है ना, या ह्यूमंस किस वर्जन में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दे स्टडी दी टूल्स एंड दी आइटम्स मेड बाय दी ह्यूमंस। सो यहाँ पर बेसिकली ये टूल्स, पोर्ट्स, है ना, आपके बीट्स हैं, फिगरिंग्स हैं, इनके बेसिस पे हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन देयर आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडी दी कल्चर of the human societies. So एक हमें बताता है when, फिर फॉसिल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं what, देन आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि ओके ये सब टूल्स ही बना पाते थे। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वे कल्चरल एवोल्यूशन को ट्रेस करते हैं। और इस तरीके से जो इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे हिस्टोरियंस जो हैं वे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। So the historians rarely work alone. They draw on the earth scientists, the geologists, the fossil experts, paleontologists, the anthropographers and the trekkers. इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। Now इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 क्वेश्चंस को आंसर किया गया है। How do we measure the historical time? क्योंकि हमने कहा हम हिस्ट्री में इवेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, लॉजिकल तरीके से पढ़ते हैं। अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से क्रोनोलॉजी वाइज सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो यहां पर बात आती है टाइम स्केल की। देन व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बट ऑन व्हाट बेसिस वी आर सीइंग सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। अब जरूरी नहीं है कि ये सोर्सेस जो हैं ये हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करें। कई बार आप देखेंगे एक पर्टिकुलर सोर्स जो बात कह रहा है इट मे नॉट बी सपोर्टेड बाय द अदर सोर्स। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर में कुछ लिखा है, इट माइट नॉट बी सपोर्टेड बाय द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। इस समय किस तरीके से हम कॉल लेंगे। एंड देन द अर्ली ह्यूमंस और द आदि मानव। सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टोन एज, द अर्ली मैन और द लिथिक एज, लिथिक एज। और यहां पर वे बात करेंगे कि किस तरीके से हंटर गैदरर
a man who was completely dependent on the nature for survival, they became the producer. And not only the hunter gatherers became producers, how it impacted the other aspects of life. Material life में जो changes हुए, how they impacted the other aspects like religion, है ना, culture, or for that matter social stratification, social classification, or the political life. यहाँ पर इन सब की बात हुई है. तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. एंड सबसे पहले बात आती है टाइम स्केल के कॉन्सेप्ट की. तो अब देखो क्या होता है कि अगर कुछ साल पहले कोई इवेंट हुआ है ना, तो जैसे हो सकता है 1 साल पहले, तो हमें पता है हम बोलते हैं 1 ईयर. फिर कोई कहता है कि भाई 10 साल पहले, हम बोलते हैं डेकेड. 100 ईयर्स हम बोलते हैं सेंचुरी. 1000 ईयर्स हम बोलते हैं मिलेनियम. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम हैं 2001 से लेकर 3000 इस पीरियड में, यानी कि वी आर इन दी 3rd मिलेनियम सीई. ठीक है, तो ये तो ठीक है ना. अब बात आती है टाइम स्केल की. आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड टाइम स्केल है दैट इज दी ग्रिगोरियन कैलेंडर बेस्ड. अब आपको पता है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है. सो जो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसकी शुरुआत होती है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, और इसे हम मानते हैं 1 CE. ठीक है, 1 CE. एंड आप देखेंगे कि इसके पीछे के जो इवेंट्स हैं उनको हम BCE में डिनोट करते हैं. अब ये क्या है, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने 1 माना, उसके पीछे जो इवेंट्स हुए हैं उन्हें हम पहले क्या कहा करते थे, बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर क्राइस्ट. तो बिफोर क्राइस्ट, अगर मान लो क्राइस्ट के बर्थ के 500 ईयर्स पहले कोई इवेंट हुआ है तो उसको हम लिखते थे 500 बिफोर क्राइस्ट. एंड मान लीजिए क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद कुछ हुआ है तो उसको हम कैसे लिखते थे, 200 AD. AD is what? In the year of our Lord. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक रिलीजियस कॉनोटेशन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है. इसीलिए अब हम BCE की है ना, BC के जगह पे प्रिफर करते हैं BCE, दैट इज बिफोर कॉमन एरा. सो कॉमन एरा कहाँ से शुरू होता है, क्राइस्ट के बर्थ से, उसे हम 1 मानते हैं. 0 नहीं 1 मानते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 0 इन्वेंट नहीं हुआ था. व्हेन द ग्रिगोरियन कैलेंडर केम इनटू एग्जिस्टेंस अभी 0 इन्वेंट नहीं हुआ था. तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने 1 लिखा, एंड उसके पीछे जो इवेंट्स हैं उनको हमने बिफोर कॉमन एरा से डिनोट करना शुरू किया. एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो इवेंट्स हैं उनको हमने कॉमन एरा लिखना शुरू किया, कॉमन एरा, ताकि थोड़ा सा है ना यहाँ पे सेक्युलर रहें, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड ना हो टाइम स्केल. सो ग्रिगोरियन कैलेंडर पर बेस्ड जो टाइम स्केल है उसमें जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 1 माना जाता है. उससे पहले जो इवेंट्स हुए उनको BCE, बिफोर कॉमन एरा से डिनोट किया जाता है. पहले BC लिखते थे बिफोर क्राइस्ट, बट दैट इज नॉट सेक्युलर, इसीलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया, हमने BCE को फॉलो करना शुरू किया. नाउ जो इवेंट्स क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुए उनको हम डिनोट करते हैं कॉमन एरा से. पहले एनो डोमिनी लिखते थे इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, बट उसको अब हमने ड्रॉप कर दिया है, हम कॉमन एरा लिखते हैं. ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि बुद्ध जो हैं वे क्राइस्ट के बर्थ से 560 ईयर्स पहले हुए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 560 BCE, है ना. इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, इसको हम लिखते हैं 1947 CE. तो इन बातों को आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है. नाउ अब देखो, क्योंकि इस स्केल पे 1 BCE एंड 1 CE एक ही है ना, यहाँ पर कुछ भी 0 नहीं है. तो आप क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं 2026 में और हम यहाँ पे कहते हैं कि बुद्ध वॉज बॉर्न इन 560 BCE, तो इसको आज से कितने साल पहले अगर हमें ये काउंट करना है तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे. यहाँ से मान लीजिए हमने काउंट करना शुरू किया, 560 ईयर्स हो गया. ठीक है, अब यहाँ से वैसे तो 226 हो रहा है, बट हमें पता है कि 1 BC एंड 1 CE ओवरलैप हो रहा है, तो हम इसको 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते.
तो हमने क्या किया, 2026 किया एंड -1 कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, तो आप यहां पर क्या देखेंगे, 2025 प्लस 560, 2585 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है ना, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। नाउ ये तो है स्टैंडर्ड कैलेंडर, द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज द स्टैंडर्ड कैलेंडर जिसको यूज किया जाता है, BCE एंड C, ये सबसे कॉमन आपको टाइम लाइन पे देखने के लिए मिलेंगे। आप देखेंगे इसके अलावा भी कैलेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं हिंदू कैलेंडर की, तो यहां पे विक्रम संवत को फॉलो किया जाता है, विक्रम संवत जिसकी शुरुआत होती है 57 BCE से। यानी आप देखिए यहां पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ 1 है ना, और आप यहां पर क्या देखेंगे, हम हैं 2026 में, 57 BCE यहां से शुरू होता है विक्रम संवत। यानी अगर आपको विक्रम संवत में 2026 लिखना है तो आप क्या करेंगे, ये तो हमें पता है 2026 है, अब ये कितना है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 226 प्लस 57 करेंगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। अब ऐसे ही ना हमारा विक्रम संवत और हमारा जो पंचांग है वो उसी पर बेस्ड होता है ना, तो हमारा पंचांग जो है वो उसी पर बेस्ड होता है। तो आप देख सकते हैं इसके हिसाब से हम 2083 में है विक्रम संवत के हिसाब से प्रेजेंट में। पंचांग जो है उसमें क्या क्या होता है, उसमें आप देखेंगे कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा नक्षत्र है, सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, ऑस्पिशियस ओकेशन क्या है, सब कुछ मेंशन होता है। तो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत पर बेस्ड है। अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशंस को, तो उसमें शक संवत या शक एरा को फॉलो किया जाता है, शक संवत या शक एरा को। सो शक संवत इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया स्टार्टिंग विद 22 मार्च 1957। अब शक संवत कब से शुरू होता है इसको भी देख लेते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि शक संवत जो है इसकी शुरुआत होती है 78 CE से, और अभी हमें 2026 में अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इसमें क्या होगा, 226 माइनस 78 जब हम करेंगे, है ना, 226 दिस इज 1 माइनस दिस 78, ये हमें देगा कि शक संवत के हिसाब से हम कौन से साल में है ना। तो 16 में से 8 गया तो आपका क्या बच गया, 8 बच गया, 1 में से तो जाएगा नहीं 11, है ना। सो 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 4। वी आर इन 1948। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए चीजें कि ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टैंडर्ड कैलेंडर है, लेकिन हम हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत को फॉलो करते हैं, हमारा पंचांग उसी पर बेस्ड है। शक संवत जो हमारा नेशनल कैलेंडर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 78 CE, तो यहां पे 78 CE 1 है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू शक संवत वी आर इन 1948, अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत वी आर इन 2083, क्योंकि विक्रम संवत 57 BCE से शुरू होता है, 57 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देखोगे कि मुस्लिम्स जो हैं वे हिजरी कैलेंडर को मानते हैं, विच स्टार्ट्स विद बेसिकली 622 CE, द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना, प्रॉफिट्स माइग्रेशन। तो मल्टीपल कैलेंडर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में की माइलस्टोन्स को देखें, तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि बहुत लंबा समय से, है ना, 3 लाख ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट, यहां से लेकर के आपका
4000 BCE, ये जो टाइम पीरियड है ये है अर्ली ह्यूमंस का टाइम, आदि मानव का टाइम, जिसे हम कहते हैं स्टोन एज, जिसे हम कहते हैं स्टोन एज या फिर लिथिक एज, लिथिक एज। अब इसमें भी देखेंगे आप कि 3 लाख से लेकर के, थोड़ा सा और इस साइड लेके आते हैं, 10,000 BC यानी आज से 12,000 साल पहले तक अगर आप देखें तो ये जो पीरियड है इसमें हम थे कंप्लीटली हंटर गैदरर, डिपेंडेंट ऑन द नेचर, डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर आवर सर्वाइवल, आवर फूड, एवरीथिंग। एंड देन आप देखेंगे यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो हुआ उसका असर हमें देखने के लिए मिला फ्लोरा फोना पे, एंड फिर आप देखेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, ये सब हमने सीखा। एंड 10,000 से लेकर के 8,000 BCE यानी आज से 10,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है, ये एक ऐसा पीरियड है जब हम हंटर गैदरर से सेटल्ड लाइफ की तरफ ट्रांजिशन कर रहे थे। एंड 8,000 BCE अगर आप यहाँ पे लिखें, है ना, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे 10,000 से लेकर के 8,000 BC, कहीं कहीं पे इसको 7,000 6,000 BC भी लिखा जाता है, तो आप चाहें तो इसको 6,000 BC भी लिख सकते हैं, है ना। ये है ट्रांजिशन वाला पीरियड। अब इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करते हैं सेटल्ड लाइफ की तरफ। एग्रीकल्चर बिकेम दी मेन स्टे, नाउ मैन बिकेम दी प्रोड्यूसर, मैन बिकेम दी प्रोड्यूसर। एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होगी। और इसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो इनिशियल ईयर्स हैं 2,88,000 ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, इसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक, द ओल्ड स्टोन एज। अब दो इस पूरे पीरियड में हम देखेंगे हम हंटर गैदरर हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर आवर सर्वाइवल, आवर फूड, बट ऐसा नहीं है कि द लाइफ वॉज स्टैटिक, द कल्चरल इवोल्यूशन वॉज टेकिंग प्लेस। आप देखोगे कि ग्रेजुअली ही स्टार्टेड मेकिंग बेटर टूल्स, और इस तरीके से वो नेचर के जो रिसोर्सेज हैं उनको बेटर तरीके से हार्नेस कर सकता था, यूज कर सकता था, एंड विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फर्दर प्रोग्रेस। देन एक पीरियड आएगा जो ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन दी हंटर गैदरर फेज एंड दी सेटल्ड लाइफ, और उस, है ना, इसको 10,000 BCE से लेकर के आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे 8,000 BC तक लिखा जाता है, कहीं कहीं पे इसको 10,000 BC से 6,000 BC तक लिखा जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि 10,000 BC से लेकर 6,000 BC, दिस वॉज द ट्रांजिशन फेज, जिसको कहा जाता है मेसोलिथिक, द मिडिल स्टोन एज, जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, द मेन लर्न द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, सीख रहा है। अभी धीरे धीरे हम एक सेटल्ड लाइफ की तरफ जाने लगे हैं। एंड देन 6,000 BC के आसपास आप देखेंगे एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टे, मेन बिकेम द प्रोड्यूसर, नाउ ही नो लॉन्गर वॉज गोइंग आफ्टर द फूड, है ना, ही वॉज द प्रोड्यूसर। सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होगी यहां से। उसके बाद आप यहां पे देखेंगे दी metal age begins, and the first metal to be discovered by men and used by men was copper। और अब वो कॉपर और स्टोन के टूल्स बनाने लगेगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में माना जाता है 4,000 BCE से लेकर के 1000 BCE तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज कैल्कोलिथिक, कॉपर प्लस स्टोन एज। इसी बीच में आपको यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने के लिए मिलेगी, जो कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। नाउ ब्रॉन्ज इज मेड यूजिंग कॉपर एंड टिन, एलॉय है, बट आप देखेंगे ना तो हमारे यहाँ पे कॉपर अबंडेंस में है ना ही टिन। दूसरा आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर एज अ मेटल इज क्वाइट सॉफ्ट, है ना, इससे बनाए हुए टूल्स जो होते हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो इट वॉज नॉट फाउंड इन अबंडेंस, एंड साथ ही साथ में आप देखोगे सॉफ्ट है, तो इससे बने हुए जो टूल्स होते हैं दे आर क्वाइट प्लायंट। ये कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजिकल हिंडरेंस है। एंड 1000 BC के आसपास माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन एज की शुरुआत। नाउ आयरन एज अ मेटल आप देखेंगे इट वाज अवेलेबल इन अबंडेंस एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड,
है ना, इसीलिए ये चीप था, रेडिली अवेलेबल था, एंड ऑब्वियसली आयरन इज स्ट्रॉन्ग, इससे बने हुए टूल्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं. सो मैन स्टार्टेड मेकिंग बेटर टूल्स. एग्रीकल्चरल एक्सपांशन, न्यूअर एरियाज वर क्लियर्ड एंड वर सेटल्ड डाउन अपॉन. और इस तरीके से आप देखेंगे एक हंटर गैदरर फेज से पहले हम सेटल्ड लाइफ में गए एंड देन वी बिकेम सरप्लस प्रोड्यूसर. धीरे धीरे आप क्या देखोगे, नाउ एग्रीकल्चर वॉज प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट इनफ टू सस्टेन अ लार्ज पॉपुलेशन. तो आपको पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी. एंड नाउ क्योंकि हम सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वे जो वेरियस अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंगेज कर सकते थे. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो डेवलप होगा. वी विल ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स सिटीज़, टाउन्स, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं दे वर इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. इस तरीके से आप देखेंगे हंटर गैदरर फेज से हम सेटल्ड लाइफ एग्रीकल्चरल फेज में एंटर करेंगे. सरप्लस एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, स्पेशलाइजेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, ट्रेड नेटवर्क्स विल डेवलप, द ट्रेड वॉल्यूम विल एक्सपांड, द राइटिंग विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, करेंसी सिस्टम विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. और मटेरियल लाइफ में ये जो चेंजेस होंगे, ये जो अर्बनाइजेशन हम देखेंगे, they will definitely having, है ना, definitely be having an impact on the political structure, the social life, the cultural life, religion and philosophy. ना आपको ध्यान रखना है कि स्टोन एज से लेकर के कैल्कोलिथिक जो कल्चर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनको माना जाता है दैट they form the prehistoric part, prehistoric phase. ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि prehistoric phase में हम ह्यूमन हिस्ट्री के उस पार्ट को इंक्लूड करते हैं wherein the art of writing did not exist. एंड इस पीरियड के बारे में जानने के लिए हम प्राइमरीली जो मटेरियल रिमेन्स हैं, जो फॉसिल रिमेन्स हैं, उन पर डिपेंड करते हैं. देन आप देखेंगे कि अगर हम इंडिया के केस में बात करें ब्रॉन्ज एज पीरियड की, जिसमें हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे, एक मैच्योर कल्चर जहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हो चुकी थी, उसको हम रखते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में. वाई सो? द रीजन इज यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप तो हो चुकी थी बट अभी तक हम इनके स्क्रिप्ट को, इनका लिखने का जो तरीका है उसको डिसाइफर नहीं कर पाए. हमें नहीं पता कि वो क्या लिख करके गए हैं. तो इसीलिए हम अभी भी इनके बारे में जानने के लिए प्राइमरीली जो मटेरियल रिमेन्स हैं, फॉसिल रिमेन्स हैं, उन पे डिपेंड करते हैं, या कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, या इजिप्ट की सभ्यता है, वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं जहाँ पे इनका मेंशन है, उन पर डिपेंड करते हैं टू नो अबाउट दीज पीपल. एंड देन आप देखेंगे कि 1000 BC ऑनवर्ड्स, जब हम वैदिक पीरियड के लेटर पार्ट में एंटर कर चुके होंगे, स्टार्ट्स दी हिस्टोरिक पीरियड. हिस्टोरिक पीरियड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में रिटन मटेरियल है, हमने उसको पढ़ भी लिया है, एंड येस है ना, along with other sources like the archaeological remains, the fossil remains, we depend on literary sources to know about these people. और इसीलिए इस पीरियड के बारे में हमारी जो जानकारी है वो ज़्यादा बेहतर है ना, क्योंकि उसको हमने मल्टीपल सोर्सेस से वेरीफाई किया है, क्रॉस चेक किया है. तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे समझना है ना. ठीक है. नाउ ये जो सारी बातें हम कह रहे हैं है ना, कि स्टोन एज में हंटर गैदरर फेज से हम पहुंचे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड हमने प्लांट्स को कल्टीवेट करना सीखा, एंड देन वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर ऑन अ स्टेबल बेसिस, सेटल्ड लाइफ स्टार्टेड, पोट्री यूज़ करना शुरू किया, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलेगी, हैमलेट्स एंड देन विलेजेस. इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं. हम अपने में से कुछ जो लोग हैं है ना, अपने लोग जो हैं उनमें से किसी एक को अपना चीफ चुनेंगे, इधर ऑन द बेसिस ऑफ विजडम और फिजिकल स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस, एज.
क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक जगह पे रहेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से सब लोग जो हैं वो एक साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहें, उसके लिए हमें ज़रूरत है एक चीफ की, एंड ऑल्सो टू सिक्योर आर एरिया आर प्रॉपर्टी अगेंस्ट अदर ट्राइब्स एंड दूसरे कबीलों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे चीफ का कॉन्सेप्ट आएगा। या हम बात कर रहे हैं कैलकोलिथिक पीरियड की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, हम कह रहे हैं कि एक मेच्योर कल्चर था, अर्बन कल्चर था, आर्ट ऑफ राइटिंग एग्जिस्ट करती थी, ओवरसीज ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ में, इजिप्ट के साथ में। या वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में इस तरीके की लाइफ थी, लेटर वैदिक पीरियड आते आते इस तरीके की लाइफ हुई, है ना। किस तरीके से स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए, या जो लार्जर स्टेट्स हैं वे एग्जिस्टेंस में आए, ये सब हम किस बेसिस पे कह रहे हैं। आखिरकार हम हिस्ट्री या हमारे पास्ट को स्टडी करने के लिए किन सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। सो आप देखेंगे यहां पर हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में मॉन्यूमेंट्स हैं, माउंट्स हैं, है ना। एक्सकेवेशंस, जहां पर आप देखेंगे हमें हैबिटेशंस एंड बरियल्स देखने के लिए मिलते हैं, पोट्री एंड टॉयज, है ना, फिगर्स एंड ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स, हम इन पे डिपेंड करते हैं। सो हम यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सकेवेशंस हैं, है ना, एंड बाकी आइटम्स जो हैं उन पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज पे हम डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, एज फार एज द वैदिक पीरियड इज कंसर्न, द प्राइमरी सोर्स फॉर अस इज द वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एंड देन दी पार्ट्स ऑफ दीज वेदास, जिसमें आपके उपनिषद, है ना, वेदांतास जो हैं वे भी आएंगे। देन देर आर इतिहासास, जैसे कि आपका रामायण है, आपका महाभारत है। देर आर स्मृतिज, है ना, द लॉ बुक्स, हमारे पास पोएम्स हैं, साइंटिफिक टेक्स्ट हैं, अदर लिटरेरी वर्क्स है जैसे कालिदास जी का वर्क है। या आप देखेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड में शूद्रक का मृच्छकटिकम, वो हमें गुप्ता पीरियड की सोसाइटी कल्चर के बारे में बताता है। हमारे पास में इंस्क्रिप्शनल सोर्सेस हैं, है ना, एपिग्राफिकल सोर्सेस, रॉक एडिक्ट्स हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, दे आर फाउंड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, जहाँ जहाँ पे मौर्य जो हैं उनका शासन था। यहाँ पे हमें अशोका की धम्म की पॉलिसी, अशोका के गवर्नेंस सिस्टम, वेलफेयर मेजर्स, उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, मिलिट्री अचीवमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कई सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो जानने के लिए मिलते हैं। लैंड ग्रांट्स के बारे में जानने के लिए मिलता है। सो वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, वी हैव लिटरेरी एंड एपिग्राफिकल सोर्सेस। हमारे पास में फॉरेनर्स के अकाउंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मौर्य पीरियड में काफ़ी सारे ग्रीक्स जो हैं वे भारत आए। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मेगास्थनीज, he was the Greek ambassador to the court of चंद्रगुप्त मौर्य। इसने काफ़ी कुछ ऑब्जर्व किया और उसको अपने अकाउंट्स में लिखा। अब जो ओरिजिनल सोर्स है इट हैज़ लॉन्ग बिन लॉस्ट, बट काफ़ी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बाकी ग्रीक एंड रोमन सोर्सेस में कोट की गई थी, उनको हमने कंपाइल किया है इंडिका नाम की एक किताब में, जो हमें काफ़ी कुछ बताता है मौर्य पीरियड के बारे में, है ना। या आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चाइनीज़ ट्रेवलर्स भारत आए, जैसे कि फाहियान है, who visited India during the time period of चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त सेकेंड ऑफ द गुप्ता पीरियड। या आप यहाँ पे देखेंगे हुएन सेंग है, who visited in post गुप्ता पीरियड ड्यूरिंग हर्षवर्धन्स पीरियड। वो हमें काफ़ी कुछ बताता है हर्षवर्धन के बारे में, चालुक्य बादामी के बारे में, या फिर आपके कांचीपुरम के पल्लवास के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो है फॉरेन अकाउंट से आती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम और बात करें आगे चलकर, तो आप देखेंगे कि अल बरूनी है ना, या फिर सुलेमान हैं, ये जो अरब ट्रैवलर्स हैं, या इब्न बतूता हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए। ये लोग भी हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में, है ना, इकॉनमी के बारे में, कल्चर के बारे में, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में।
या विजयनगर के पीरियड में आप देखिए बहुत सारे इटालियन एंड पोर्चुगीज ट्रैवलर्स आए, तो उनके ट्रेवलॉग्स हैं, उनके क्रॉनिकल्स हैं, उनसे भी हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. सो वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, है ना, जो मटेरियल रिमेन्स हैं. वी हैव फॉसिल रिमेन्स टू. इसी के साथ साथ में हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज हैं, हमारे पास फॉरेन अकाउंट्स हैं, हमारे पास एपिग्राफिकल सोर्सेस हैं, है ना, इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि अशोकन इंस्क्रिप्शन की हमने बात की. इस तरीके से हमें पोस्ट मौर्य पीरियड में, गुप्ता पीरियड में भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं. इनफैक्ट अशोका वाज द फर्स्ट रूलर टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हिज पीपल वाया दीज रॉक मैसेजेस और पिलर मैसेजेस. इसके अलावा ओरल सोर्सेज जो हैं, जैसे कि फॉकलोर्स हैं, उनसे भी हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, है ना. या जो पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, पैनल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनसे काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स हो गए, एक्सकेवेशंस हो गए, है ना, लिटरेरी सोर्सेज हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, ओरल सोर्सेज हो गए, आर्टिस्टिक सोर्सेज हो गए. काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसको क्यूरेट करते हैं, राइट. तो इन सभी सोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन को मिला करके हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, एंड इस तरीके से हिस्ट्री जो है एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व हुई ना. आप देखेंगे ज़रूरी नहीं है कि जो वेरियस सोर्सेज हैं एक पर्टिकुलर पीरियड से, वहाँ से हमारी जो फाइंडिंग्स हो वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करें. सो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी ये जो फाइंडिंग्स हैं, दीज आर लाइक पीसेस ऑफ पजल, एंड अब हमें इन पीसेस को एक दूसरे में फिट करना होता है. पर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक दूसरे के साथ फिट बैठें. अब यहां पे हमें कॉल लेना पड़ता है कि किस सोर्स को हम प्रायोरिटाइज करें ओवर द अदर सोर्स. जैसे लिटरेरी सोर्सेज में जो लिखा हुआ है उसको हम जनरली नकारते नहीं है, या यहाँ पे जो इंडिविजुअल हिस्टोरियन है उसका बायसनेस भी आ सकता है. सो हर एक ऑब्जेक्ट जो है it tells a part of the story, and the historians have to basically connect all these parts and arrive at the complete story. They are like detectives. So जैसे मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लंबा समय जो है 2,88,000 years, those were spent as hunter gatherer. So we were completely dependent on the nature for survival, for food. एंड हम जो केव्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, ट्री ब्रांचेस हैं, इनको एज शेल्टर यूज करते थे, है ना, एज शेल्टर यूज करते थे. अब आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये जो पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड, द ओल्ड स्टोन एज, द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टोन एज, जब हम हंटर गैदरर थे, इसमें कंप्लीट स्टेगनेंसी है. आप देखेंगे यहां पे भी जो टाइप ऑफ टूल्स हैं वो ग्रेजुअली एडवांस होंगे, एंड जो टेक्निक है इन टूल्स को बनाने की वो इंप्रूव होगी. फॉर एग्जाम्पल पैलियोलिथिक पीरियड का जो फर्स्ट फेजेस को हम कहते हैं लोअर फेज, यहां पे जो वो टूल्स बना रहा था दे वर क्वाइट ब्लंट, है ना. सो आप देखेंगे यहाँ पे हैंड हेल्ड एक्स है या नाइव्स है, ये कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा. देन जो मिडिल फेज है इस पीरियड का, यहां पे आप देखेंगे ही स्टार्टेड मेकिंग चिप्ड टूल्स. बेसिकली अगर मान लीजिए ये एक स्टोन है हैमर स्टोन, एंड दूसरा स्टोन जो है वो है कोर स्टोन, जिसको आपको टूल बनाना है जिसका, तो क्या होता है, आप हैमर स्टोन से कोर स्टोन को स्ट्राइक करते हैं, चिप्स निकलेंगे, वो बहुत शार्प होते हैं. इस फेज में, यानी कि जो लोअर फेज है, यानी जब हमारी शुरुआत हुई है, तो हम जो टूल्स बना रहे थे स्टोन के, दे वर मेड अप ऑफ कोर स्टोन और ब्लंट थे, बहुत ज्यादा शार्प नहीं थे, एंड दे लिमिटेड आवर कैपेसिटी. सेकेंड फेज आते आते इन्होंने रियलाइज किया कि यार ये जो चिप्स हैं, ये जो फ्लेक्स निकल रहे हैं, इससे शार्प टूल बन सकते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पे चिप्ड या फ्लेक टूल्स जो हैं, जो कि ज़्यादा शार्प थे, उनको बनाया जाने लगा. फ्लेक
है ना, और इसमें आपको स्क्रैपर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। एंड देन आप देखेंगे कि इसका जो अपर फेज है, जब हम मेसोलिथिक पीरियड में एंटर करने वाले थे, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड वी वर लर्निंग वी स्टार्टेड लर्निंग द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पे आप देखेंगे जो टूल्स हैं दे आर ग्रेजुअल कटिंग टूल्स। तो यहाँ पर आपको ब्लेड्स, ब्यूरीन्स जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगे एंड दे वर मेड यूजिंग फ्लिंट स्टोन। एंड फ्लिंट स्टोन जो है यहीं से आप देखेंगे फायर की शुरुआत हुई है। सो ये है पैलियोलिथिक फेज ऑफ द अर्ली लाइफ और द लाइफ ऑफ अर्ली मैन, द स्टोन एज, द ओल्ड स्टोन एज। नाउ आज से लगभग 12,000 साल पहले, या इसको अगर हम BCE में लिखें तो 10,000 BCE के अराउंड आप देखेंगे द क्लाइमेट स्टार्टेड चेंजिंग ड्यू टू नेचुरल रीजंस एंड इट बिकेम वार्म एंड ह्यूमिड। जो पैलियोलिथिक एज थी ना, इसका जो एक लार्ज पार्ट है, दिस वॉज आइस एज। बहुत कोल्ड क्लाइमेट था। एनिमल्स यूज टू बी क्वाइट ह्यूज इन साइज, है ना, फर्स होते थे ताकि बॉडी को हीट प्रोवाइड की जा सके। अब ऐसे में क्या, ये एनिमल्स जो है बहुत तेज नहीं दौड़ पाते थे, तो इनको जो आदि मानव है ना, जो अर्ली मैन है, वो घेर के पकड़ लेते थे, शिकार कर लेते थे बहुत आसानी से। बट अब क्या हुआ, जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजेस होने लगे एंड द क्लाइमेट ग्रेजुअली बिकेम वार्म एंड ह्यूमिड, इसका इम्पैक्ट फ्लोरा एंड फौना पे भी देखने के लिए मिलेगा आपको। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रासलैंड्स एंड साथ ही साथ में एनिमल्स हु वर क्वाइट स्मॉल इन साइज, है ना, लेस बॉडी वेट, दोज हु कुड रन फास्टर, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका फूड का सोर्स चेंज हो रहा है तो यहां पर आपको अपने टूल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 10,000 BCE के आसपास हमको देखने के लिए मिलते हैं माइक्रोलिथ्स। बेसिकली ज्योमेट्रिक या नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स, है ना, जो इस तरीके से काफ़ी छोटे हुआ करते थे, में 10 mm 15 mm इन साइज। इनको एक शाफ्ट पे इस तरीके से बांधा जाता था एंड फिर एनिमल को दूर से हिट किया जाता था, और जब एक बार उससे टारगेट कर लिया जाता था तब जाकर के उसको घेरा जाता था और यूज किया जाता था एज फूड। नॉट ओनली दिस, इसी के साथ में आप देखेंगे मटेरियल लाइफ में एक मेजर चेंज हुआ। मेन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग सर्टेन एनिमल्स लाइक डॉग, है ना, डॉग। उसके बाद आप देखेंगे शिप, गोट, कैटल एटसेट्रा। अब क्या है, अगर मान लो किसी दिन शिकार नहीं मिल रहा तो वो इनको काट करके खा सकता है, उसके पास फूड अवेलेबल है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि मैन ऑल्सो लर्नड द आर्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। इंडिया के केस में पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। यहां पे हमें अराउंड 6000 BCE के आसपास, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सोर्सेस, व्हीट, बार्ले एंड कॉटन कल्टीवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं, है ना। सेटलमेंट्स, वेल प्लान्ड सेटलमेंट्स जो हैं वे देखने के लिए मिलते हैं। ग्रेजुअली आप यहां पर क्या देखोगे, एग्रीकल्चर बिकेम दी मेन स्टे ऑफ मेन्स लाइफ, है ना, इट बिकेम मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। एंड एग्रीकल्चर है तो ऑब्वियसली बात है सेटल्ड लाइफ है, आप हर दिन तो बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं जा नहीं सकते हैं। सेटलमेंट्स, और इसको लिख सकते हैं आप सेटल्ड लाइफ, सेडेंटरी लाइफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हंटिंग, गैदरिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिशिंग कंटिन्यूड है, बट एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टे, तो सेटल्ड लाइफ। और साथ ही साथ में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको पोट्री जो है वो देखने के लिए मिलेगी, आपको यहाँ पर व्हील का जो यूसेज है वो देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पे आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे जो बरियल स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं उनमें आप देखेंगे डेड बॉडी के साथ साथ में कुछ मटेरियल्स को रखा गया है। तो जो डेड बॉडी के रिमेन्स है, स्केलेटन है, उसके साथ साथ में हमें कुछ आइटम्स मिलते हैं। ऐसा लगता है, माना जाता था कि इस लाइफ के बाद में भी एक लाइफ है एंड द डेड पर्सन विल प्रोबेबली नीड ऑल दीज आइटम्स इन द नेक्स्ट लाइफ। तो यहाँ से रिलीजियन है ना, कल्चरल बिलीफ, कस्टम्स जो हैं उसकी शुरुआत हो रही है। सेटल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर मेन स्टे ऑफ द इकॉनमी, पोट्री, ये सब आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना, वीविंग। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कुछ भी आगे प्रोग्रेस हम देखेंगे ह्यूमन हिस्ट्री में, उसकी फाउंडेशन जो है वो स्टोन एज का ये जो लास्ट फेज है, जो कि 6000 BCE से लगभग इंडिया के केस में 4000 BCE तक चला, जिसे हम कहते हैं नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, और द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज, लास्ट फेज ऑफ अर्ली मेंस लाइफ और आदि मानव की लाइफ का लास्ट पड़ाव उसमें रखी गई। और इसीलिए नियोलिथिक पीरियड को नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसने सब कुछ बदल के रख दिया, ड्रास्टिक चेंज। नाउ देयर वाज नो गोइंग बैक। शुरू में आप देखोगे ये हैमलेट्स में रहा करते थे, जो स्मॉल फार्मिंग सेटलमेंट्स होते हैं। अब प्रोड्यूस करने लगे धीरे धीरे, दी प्रोड्यूस वॉज सफिशिएंट इनफ टू सस्टेन लार्जर नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, और इस तरीके से आप देखेंगे विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। साथ ही में इसी के साथ साथ में आप देखेंगे यहाँ पे इनमें से इन्होंने अपने में से किसी एक को अपना चीफटेन चुना, विजडम के बेसिस पे, फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे, या फिर एज एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल स्टेट है, उसकी शुरुआत यहां से हो रही है। जो भी मसले हैं वे सुलझाने, ताकि सब लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाए। प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी टू दी कॉमनली होल्ड प्रॉपर्टी, कॉमनली हेल्ड प्रॉपर्टी। एंड देन जैसा मैंने आपसे कहा कि दी मेटल एज है ना, दी मेटल एज। अब मेटल एज के दौरान आप एग्रीकल्चर में फर्दर प्रोग्रेस देखेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, एंड आप देखेंगे यहाँ पर आगे चलते चलते जब आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी, वी विल सी एग्रीकल्चरल सरप्लस। वी विल सी एग्रीकल्चरल सरप्लस। ये कैसे हो पाया? आप देखेंगे कि आयरन जो है वो हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे, इट वाज अवेलेबल इन अबंडेंस, है ना, चीप है, और साथ ही साथ में आप देखेंगे इससे बने हुए जो टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। आयरन की मदद से डीप प्लोइंग बिकेम पॉसिबल, एंड इसी की वजह से आप देखेंगे कि जो फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन्स हैं इनको क्लियर किया गया, एंड दे वर ऑक्यूपाइड, दे वर सेटल डाउन अपॉन, एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है उसको प्रैक्टिस किया जाने लगा। फर्टाइल सॉइल है, वाटर की इजी अवेलेबिलिटी है, आयरन के टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं जिसको ग्रेजुअली इम्प्रोवाइज किया जाएगा, एंड वी विल सी द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज ड्यूरिंग दिस फेज। इंडियन हिस्ट्री के केस में आप यहाँ पे देखेंगे दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 600 BCE। ऐसा क्या हुआ? दरअसल आप देखेंगे एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब एग्रीकल्चर में अगर सरप्लस है तो जरूरी नहीं है कि सब लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही रहें। कुछ लोग जो हैं वो जो डाइवर्स एक्टिविटीज हैं उनमें एंगेज कर सकते हैं, जैसे कि आपका पोट्री का काम हो गया, वीविंग का काम हो गया। कुछ लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स का काम करेंगे। सो आप देखेंगे डाइवर्स एक्टिविटीज, एंड साथ ही साथ में इनमें स्पेशलाइजेशन जो है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। सो है ना, एग्रीकल्चरल सरप्लस, डाइवर्स एक्टिविटीज, स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियसली आप देखेंगे इसी के साथ में ट्रेड जो है, ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज, ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपांडेड, एंड दिस लेड टू अर्बनाइजेशन।
अब कुछ इस तरीके के एरियाज आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां पे लोग जो हैं वे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज थे। साथ ही साथ में अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस है तो आप देखेंगे स्टेट जो है उसके पास में गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम है। अगर स्टेट के पास गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम है तो स्टेट अपनी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं, अपनी मिलिट्री नीड्स हैं, उनको फुलफिल कर सकता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि वेलफेयर मेजर्स भी कैरी आउट कर सकता है। वी विल सी द राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स और जनपदास। तो पहले क्या चुना, एक चीफ को चुना, धीरे धीरे उस चीफ की पोजीशन हेरिडिटरी होती जाएगी, है ना। जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ता जाएगा आप देखोगे चीफ की पोजीशन हेरिडिटरी हो जाएगी, उसका जो डिपेंडेंस है अपने लोगों पे वो कम हो जाएगा, उसको एक गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है जिसके बेसिस पे वो लोगों को हायर कर सकता है। एंड धीरे धीरे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ट्राइब जो है वो एक एरिया को ऑक्यूपाई करने लगी और उस एरिया का नाम उस ट्राइब के पीछे रखा जाने लगा। अब यहाँ पर एक चीफ है जिसकी पोजीशन हेरिडिटरी है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड उसके पास एक टेरिटरी है है ना, टेरिटरी है, इस पे लेजिटिमेट कंट्रोल है। एंड यहाँ पे रहने वाले लोगों पर भी। तो यहां से ये टैक्स कलेक्ट करेगा और बदले में आप क्या देखेंगे, वेलफेयर मेजर्स अंडरटेक करेगा, साथ ही में लोगों को प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और मॉडर्न स्टेट जो है उसका इमर्जेंस हमें देखने के लिए मिलता है लेटर पार्ट ऑफ द वैदिक पीरियड में। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि उसके बाद जब हम बुद्ध के पीरियड की बात करेंगे, पीरियड अराउंड 600 BC व्हेन एग्रीकल्चरल सरप्लस डेवलप्ड, है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, स्पेशलाइजेशन, ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपांडेड, अर्बनाइजेशन, आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप्ड, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, देयर एसोसिएशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे करेंसी केम इनटू यूसेज, क्योंकि अब बार्टर ट्रेड से काम नहीं चलेगा, ट्रेड की वॉल्यूम काफी ज्यादा एक्सपांड हो चुकी है। तब आप देखेंगे स्टेट की इनकम भी बढ़ेगी, स्टेट बेहतर तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री नीड्स को फुलफिल कर पाएगा, है ना, वेलफेयर मेजर्स अंडरटेक कर पाएगा। और आप देखेंगे जिन स्टेट्स को आयरन की इजी एक्सेसिबिलिटी थी वो अपने जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं आसपास के उनको अटैक करेंगे, कॉन्कर करेंगे, है ना, और वहां पर अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करेंगे या उन टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज में मर्ज कर लेंगे। और इस तरीके से जनपदास से हम महाजनपदास या लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड आप देखेंगे 400 BCE आते आते इनमें से एक महाजनपद जो है इंडियन केस में मगध महाजनपद, इट विल एमर्ज एज अ सुपर पावर। एंड यहीं पे मौर्य पीरियड में फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर की फाउंडेशन को रखा जाएगा ड्यूरिंग अशोकास पीरियड। सो इस तरीके से हिस्ट्री जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है उसको हमने ब्रीफली ट्रेस करने की कोशिश की है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट इन अ लॉजिकल मैनर। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हम 3 लाख ईयर्स अगो से ट्रेस करना शुरू करते हैं, प्रेजेंट तक मूव करते हैं। बट इन 3 लाख सालों में भी 2,88,000 ईयर्स जो है 2 लाख, है ना, 88,000 से ज्यादा जो साल हैं दे वर स्पेंट एज हंटर गैदरर। एंड देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, एंड अराउंड 6000 BCE वी मूव टूवर्ड्स अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ। हैमलेट्स एंड द विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, चीफटेन का कॉन्सेप्ट आया, पहले कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड है। ग्रेजुअली आप यहां पे देखेंगे विद द बिगिनिंग ऑफ द मेटलिक एज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल एक्सपांड। हम यहाँ पे कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज की बात करते हैं, बट आयरन वॉज द गेम चेंजर। 1000 BCE के आसपास हमें आयरन का वाइड स्प्रेड यूसेज देखने के लिए मिलता है और उसने पूरी कहानी को बदल के रख दिया, है ना। एग्रीकल्चरल एक्सपांशन, डीप फ्लोइंग, न्यूअर एरियाज वर सेटल डाउन एंड वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल सरप्लस हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, स्पेशलाइजेशन,
है ना, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ट्रेड नेटवर्क्स, करेंसी, आर्ट ऑफ राइटिंग, दीज फीचर्स, एडवांस्ड मटेरियल लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ने लगे। अब आप देखेंगे राइस की वेराइटीज कल्टीवेट की जाने लगी। अगर इंडियन हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम बात करें, दिस वाज इन बिटवीन द पीरियड, है ना, दिस वाज इन बिटवीन 600 टू 400 BCE. This contributed to rise of town cities, urbanization. चीफ जो अपनी पोजीशन को हेरिडिटरी बना चुके थे, कुछ एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, अब उनके पास में गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो अपनी नीड्स को मीट कर सकते हैं। आयरन के वेपन्स ने कहानी को बिल्कुल पलट दिया। जिनके क्लोज वेसिनिटी में आयरन्स हैं वो न केवल बेटर टूल्स इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में बेटर टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ में आप क्या देखोगे, बेटर वेपन्स भी बन रहे हैं। इन्होंने अपने नेबर्स पे अटैक करना शुरू किया और इस तरीके से हम देखेंगे जनपदास से हम बड़े महाजनपदास या लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स की तरफ 16 महाजनपदास की बात होती है। अर्बनाइजेशन का ये जो फेज है 600 BC टू 400 BC, इस दौरान जिनमें से एक महाजनपद बिकॉज ऑफ नेचुरल एडवांटेजेस एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द वेरियस रूलर्स इट एमर्ज्ड एज सुपर पावर, मगध। इसने काफी सारे जो आसपास के महाजनपदास उनको कैप्चर कर लिया। एंड मौर्य पीरियड आते आते अशोका के बारे में आप सबने सुना होगा, हम देखते हैं भारत का पहला साम्राज्य ऑल इंडिया एम्पायर वॉज फाउंडेड। आगे की कहानी तो इस तरीके से हमने बेसिक जो है उसको ट्रेस किया है ना। तो हमने यहां पे देखा व्हाट इज हिस्ट्री, देन टाइम स्केल का कॉन्सेप्ट। सो ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप देखेंगे जीसस क्राइस्ट के बर्थ को फर्स्ट ईयर माना जाता है। अगर हम कहते हैं अभी हम 2026 में हैं तो यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ को 2026 साल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक डेटिंग कैलेंडर है, ये स्टैंडर्ड डेटिंग कैलेंडर है जिसमें हम बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा की बात की। आप देखेंगे इंडियन केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे विक्रम संवत है जिससे हिंदू कैलेंडर शुरू होता है एंड विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 BCE से, है ना, जिसके अकॉर्डिंग अभी हम आई गेस 2083 में है ना, 83 में है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें शक संवत की तो उसकी शुरुआत होती है 78 CE से, जिसके अकॉर्डिंग अभी हम 1948 में हैं। हिजरी कैलेंडर 622 CE से शुरू होता है, वहां पे 1 उसी को मानते हैं। सो देयर कैन बी डिफरेंट कैलेंडर्स बट जो स्टैंडर्ड कैलेंडर है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर BCE CE। BCE के जगह पहले हम क्या यूज करते थे, बिफोर क्राइस्ट BC, एंड C कॉमन एरा की जगह पे हम AD एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड यूज करते थे, बट दैट वाज नॉट सेक्युलर, सो हमने इसको ड्रॉप किया, BCE एंड CE अडॉप्ट किया। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की हमने बात की जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ना, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनकी बात की, हमने जो एपिग्राफिकल या इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज हैं उनकी बात की, हमने लिटरेरी सोर्सेज की बात की, फॉरेन अकाउंट्स की बात की, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज की बात करी, ओरल सोर्सेज की बात करी, और इनके बेसिस पे किस तरीके से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरीके से हर एक पीस स्टोरी का एक पार्ट हमें बताता है। बट कंप्लीट स्टोरी के लिए इन सभी पार्ट्स को हमें एक दूसरे से जोड़ करके देखना पड़ता है। दे हैव टू फिट इन, नहीं होता तो कुछ को बाहर निकालना पड़ता है। अब ये किस बेसिस पे लिया जाता है डिसीजन, तो एक रिलायबिलिटी, कौन सा सोर्स ज्यादा रिलायबल है, एंड दूसरा हिस्टोरियन का बायसनेस भी है इसमें। अर्ली लाइफ में हमने देखा स्टोन एज जो है उसमें किस तरीके से हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक की बात करते हैं। पैलियोलिथिक दी स्टार्टिंग 2,88,000 years of human history, hunter gatherer phase, then climate change, the changes in flora fauna, the changes in the type of tools, and the mesolithic or the transition phase, domestication and the cultivation of plants started, and then the last phase, neolithic phase or the neolithic revolution, which laid down the foundation of the present. Agriculture became mainstay, settled life, men now became producer, hamlets, villages came into existence. एंड पैलियोलिथिक फेज जो इतना बड़ा फेज है ना, ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट स्टोन एज में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज से अगर आप 8,000 साल पहले जाएं
तो आप एंटर कर जाएंगे स्टोन एज में, और उसमें भी आप देखेंगे कि एक मेजर पार्ट जो है दैट बिलोंग्स टू पैलियोलिथिक और दी हंटर गैदर फेज। लेकिन वहां पे भी स्टेगनेंसी नहीं है, कल्चरल रिवोल्यूशन वहां पर भी हो रहा है। वहां पे हम देख रहे हैं टूल्स बेहतर होते जा रहे हैं, पहले ब्लंट टूल्स हैं, फिर चिप्ड या फ्लेक टूल्स हैं, फिर ग्रेजुअल कटिंग टूल्स हैं। मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथिक टूल्स हैं, न्यूलिथिक फेज में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टूल्स हैं, स्मूथ सरफेस, रिफाइंड सरफेस, मोटार पेस्टल आपको देखने के लिए मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, पोट्री देखने के लिए मिलेगी आपको। सो दिस इज हाउ द कल्चरल एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली फेज। फिर मेटलिक एज एंड आगे की बातें जो हैं वो हमने की। तो दिस इज ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, हमने समराइज भी कर लिया है। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाकी हम और इम्प्रोवाइज करेंगे और बेहतर तरीके से आपके लिए लेक्चर्स को लेकर के आएंगे, बस आपका सपोर्ट बना रहे।